हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जीन पियाजे के बारे में। उनका बेसिक सारा क्लियर किया था हमने। संज्ञान, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन, उनके बीच में संतुलन का काम क्या होता है, ठीक है। और जीववाद, केंद्रीकरण, संरक्षण, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। यही आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। अगर कल की वीडियो आपने देख ली तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत मेहनत से आपके लिए कॉन्सेप्ट निकाल निकाल कर लाया हूँ। एक क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा भाई साहब। जितने नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। और थैंक यू उस भाई का जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला। और मेहनत करूँगा आपके लिए। फ्री में एजुकेशन है मेरी तरफ से, कोई इसका 1 रुपये चार्ज नहीं है। बट आपसे इतनी आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों को, अपने भाइयों दोस्तों को मेरी वीडियो दिखा दें और उनको उनसे भी सब्सक्राइब करा दें। बस इतना चाहता हूँ आपसे। तो आज हम पढ़ेंगे, इनके 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। विकासात्मक मनोविज्ञान, इनके अवस्थाओं से बच्चे का विकास होता है। दूसरा संज्ञानात्मक विकास, इनसे हमारा संज्ञान का विकास होता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे, विकासात्मक और संज्ञानात्मक। इसके लिए जाने जाते हैं हमारे जीन पियाजे। अब इनके जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्था हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं इनकी, चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, सिंपल। आज पढ़ लेंगे इस वीडियो को, दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को क्या, किसी वीडियो को नहीं पढ़ोगे आप, इसमें से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है संवेदी पेशी अवस्था, जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, इसको बोलेंगे सेंसरी मोटर। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अवस्था है इंद्रियों पर आधारित है, ठीक है। बच्चों की इंद्रियों पर, बच्चा देखकर, सुनकर, स्पर्श, गंध व स्वाद के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करता है। भाई अपने स्कीमा को बढ़ाता है। स्कीमा को यही तो है कि अपना वातावरण से ज्ञान को लेना, वही तो स्कीमा है। तो इसी स्टेज पे बच्चा, भाई 0 से 2 साल इसका टाइम पीरियड होता है। बच्चा क्या करेगा, इन चीज़ों को ही कर सकता है मैक्सिमम। खा सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, गंध महसूस कर सकता है। तो सिर्फ वो इंद्रियों पर आधारित होता है, ठीक है। 0 से 2 साल इसका टाइम पीरियड ये पूछा जाता है, याद रखना आप। संवेदी पेशी अवस्था का टाइम 0 से 2 साल। अच्छा, पहला तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया, बच्चा इंद्रियों पर आधारित होता है। दूसरा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां मैंने आपको बताई होंगी विलियम मैकडूगल की। अभी उनके लिए अलग से कॉन्सेप्ट, उनके एक वीडियो बनाएंगे, और सारी जितने भी 14 मूल प्रवृत्तियां उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, हंसना, रोना, क्रोध, ये जो होती हैं वो आती हैं मूल प्रवृत्तियों में। तो बच्चा इस टाइम रोना, हंसना, ये एक्टिविटी करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। तो पहला हो गया इंद्रियों द्वारा इंद्रियों पर आधारित होते हैं। दूसरा होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, ठीक है। इन चीजों से ही वो ज्ञान अर्जन करता है, इंद्रियों द्वारा और मूल प्रवृत्तियों द्वारा। अपनों को देखकर मुस्कुराता है बच्चा, और कोई अजनबी आ जाए तो डरता है कि भाई इसके पास ना जाऊं, कम से कम ये मुझे उठाना लेके ना भाग जाए। तो ये जो चीज पाई जाती है वो पाई जाती है पहली स्टेज में। वस्तु स्थायित्व मैंने कल आपको बताया था कि वस्तु के ना होने पे भी वस्तु का प्रेजेंट होना बच्चे के लिए समझ में आता है। हमने ये पेन यूं करके यूं फेंक दी, बच्चा इस स्टेज में ये सोचेगा कि सही में पेन को इन्होंने फेंक दिया, उसकी समझ इतनी है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें पैदा नहीं हुआ अच्छे से, बस वो जैसा हम कह देंगे वैसा ही समझ लेगा। हमने पेन फेंक दिया, वो समझ लेगा पेन गया इसके हाथ से। तो यहाँ वस्तु स्थायित्व का गुण उनमें विकसित नहीं होता, पाया जाता है, स्टार्ट होता है क्योंकि 8 महीने में वस्तु स्थायित्व का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 8 महीने के बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण शुरू होने लगता है। तो शुरू तो हो जाता है बट विकसित नहीं होता। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आपकी, मतलब कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू होता है संवेदी से, संवेदी पेशी अवस्था से। हाँ, और अगर उसका विकास पूछा जाए, वस्तु स्थायित्व का विकास, विकसित होने लगता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो होता है दूसरी अवस्था में, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कि अगर शुरुआत पूछ रहा कि कहाँ से शुरुआत होती है, तो 8 महीने का टाइम मैंने आपको बताया था, तो 0 से 2 के बीच में आ जाएगा। यहाँ से बच्चे के वस्तु स्थायित्व की शुरुआत हो गई। पर इस स्टेज में हम पेन को फेंक के और यूं दुबका लेंगे तो बच्चा आके पेन को पीछे से निकाल लेगा कि कहाँ रखा है, दुबका के वो निकाल लेगा पेन, ठीक है। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण शुरू हो जाता है। सहज स्कीमा, अब मैंने बताया आपको ये कि बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखना शुरू कर देता है, देखकर, सुनकर, मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से। तो वो स्कीमा हो गई उसकी, सहज स्कीमा बोलते हैं उसे, क्योंकि बच्चा बहुत आराम से स्लो मोशन में यहाँ सीखता है, तो उसे सहज स्कीमा बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सहज स्कीमा क्या है, कि बच्चा जो ज्ञान का अर्जन करता है इंद्रियों द्वारा करता है, बहुत स्लो मोशन में करता है। अच्छा, और ये किस में होता है, संवेदी पेशी अवस्था में। तो फिर संवेदी पेशी अवस्था में क्या क्या मिला आपको,
मूल परिवर्तियों पर बच्चा आधारित होता है, इंद्रियों पर आधारित होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण शुरू होने लगता है, सहज स्कीमा पाई जाती है। ये सारे गुण हो गए हमारे संवेदी पेशी में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया हमारा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष। अब आप देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है, इसमें बच्चा 5 साल का हो जाता तो बच्चे को एडमिशन मिल जाता स्कूल में, तो बच्चा स्कूल में जाने लायक हो जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता बच्चा। इसके कंपैरिजन में मैच्योर बच्चा हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। बच्चा शब्दों का प्रयोग करने लगता है, प्रतीकों सिंबल्स को समझने लगता है, ABCD ANR इनको सीख लेता है बच्चा। ठीक है, तो शब्दों और प्रतीकों का वो उसके विकसित हो जाते तो उनको समझने लगता है बच्चा। प्रतीकात्मक खेल, सिंबल्स के जितने खेल है वो खेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल दिखा दो, सेब दिखा दो, कोई भी चीज दिखा दो समझ जाएगा। कैसे भी प्रतीकात्मक खेल हो, सिंबल्स का कोई भी गेम हो, बच्चा सीख जाएगा। प्रतीकात्मक खेल किस में आएगा हमारा, पूर्व क्रियात्मक में। ये याद रखना कौन सी चीज किस में आएंगी, यही पूछी जाती है। खिलौने की आयु यही होती है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है 5वीं से बच्चा ऊपर हो जाता है, 5 साल से ऊपर हो जाता है तो एडमिशन मिल जाता है, तो बच्चा बोलने लग जाता है। ठीक है, उसका भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। वस्तु स्थायित्व विकसित होने लगता है। मैंने आपको बताया कि अब चीज को फेंकेंगे और निकालेंगे तो वो निकाल लेगा आके। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है कि वस्तु के ना होने पर भी उसके होने का एहसास, ये होता है वस्तु स्थायित्व। तो बच्चा आके पकड़ लेगा चीज को, इसमें समझदार हो जाता है, विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें नहीं होता है, इसमें शुरुआत होती है, इसमें विकसित होता है। ये चीज में फर्क है दोनों में। जीववाद में मैंने कल आपको बताया था कि निर्जीव वस्तुएं जितनी होती हैं बच्चा उनको ही सजीव समझने लगता है। कि एक गाड़ी है, खिलौना है, खिलौने की गाड़ी है, तो बच्चा समझेगा रियल गाड़ी है। खिलौने का एरोप्लेन है, बच्चा सोचेगा मेरा रियल एरोप्लेन है। ठीक है, जीववाद होता है। अनुकरणशीलता, बच्चे अनुकरण करते हैं, बड़ों की चीजों को देख देख के सीखते हैं। जैसे बड़े ने कुछ किया बच्चा वही सीख जाएगा, माता पिता ने जो किया बच्चा वही सीखेगा। तो ये सिद्धांत भी इसमें ही पाया जाता है, अनुकरणशीलता का। फिर अहमवादी, मैंने कल बताया था आपको, बच्चा यूँ सोचता है कि बस मेरी सोच सबसे बढ़िया है, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। यह अहमवादी का सिद्धांत भी इस स्टेज में पाया जाता है, पूर्व क्रियात्मक में। केंद्रीकरण, कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे केंद्र जमा देना वो बच्चे का काम है। बहुत सारे ज्ञानों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ जाना। ठीक है, आप उसको 10 चीजों की ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट पकड़ेगा। आपने 4 बच्चों को ये बर्गर दे दिया, ठीक है, एक छोटा बच्चा उसको काट के आधा करके दे दिया, अब वो क्या समझेगा, भाई हमको तो 1 दिया, इसको 2 दे दिए। उसका ज्ञान बस वहीं तक सीमित है, वो ये नहीं समझ पा रहा कि इसको भी 1 ही दिया है। ठीक है, काट के दे दिया, उसके पार्ट 2 हो गए, ज्यादा दिख रहा, वो ये नहीं समझ पाता। तो इसका फोकस एक जगह पे है, उसका केंद्र एक जगह पे फोकस है उसका, तो वो ये समझता है। ठीक है, तो ये होता है केंद्रीकरण। आत्म केंद्रिता होता है, बच्चे को लगता है कि दुनिया उसके चारों तरफ ही घूम रही है, जैसा वो कर रहा है, जैसा वो सोच रहा है, दुनिया ऐसी है। तो उसका नजरिया ये होता है आत्म केंद्रियता, कि उसके तरीके से ही दुनिया चल रही है। तर्क शक्ति का अभाव, भाई बच्चा कुछ नॉलेज नहीं होता तो तर्क क्या करेगा, क्या बहस मारेगा आपसे, किस बात को काटेगा आपकी, आपने जो कह दिया मान लेगा। तो तर्क शक्ति का अभाव रहता है इस पीरियड में। रटने की प्रवृत्ति होती है, भाई प्राइमरी स्टेज पर क्या करता है बच्चा, ये पहली क्लास में जो बच्चा जाएगा उसको आप वर्णमाला याद करने के लिए बोलेंगे तो उनको रटता रहेगा, NR से हम गिनती लिखने को दे देंगे, गिनती रटता रहेगा, टेबल्स बोल देंगे, टेबल रटता रहेगा। रटने की एज होती है ये। अल्पटावी और अपरिवर्तनीयता, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने बच्चे को बता दिया 2 + 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, और अगर उनसे पूछेंगे 4 + 2 भी 6 होते हैं तो वो बता नहीं पाएगा। क्या 4 + 2 भी 6 हो पाते हैं? मतलब हमने चीजों को उल्टा कर दिया तो उसकी समझ में नहीं आया, ये होता है परिवर्तनीयता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आता, बच्चों को इस स्टेज में नहीं आता, अगले में आ जाता है। संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव भी हमने कल बताया था। मूल आकृति में परिवर्तन से पुरानी चीज भूल जाएंगे। हमने पे पढ़ाया बच्चे को, ठीक है, ये इसकी मूल आकृति, अब इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके इसे फे बना दिया, पे को फे बना दिया, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। फे को याद कर लेगा, पे को भूल जाएगा, जो चेंज आया उसको याद कर लेगा, पुराने जो मूल आकृति उसको भूल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और हमने कल आपको बताया था, ये 2 गिलासों में पानी है, एक बड़ी नली है, एक चौड़ा गिलास है,
अब इनका पानी, इनमें इतना पानी भरा पड़ा है, इसका पानी इसमें भर दिया तो ये यहाँ तक भर गया, इसका भरा तो इसमें इतना भर गया, ये चौड़ा गिलास है। अब बच्चों से पूछेंगे कि किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा इसमें ज़्यादा बताएगा क्योंकि इसको ज़्यादा लग रहा है, ये इसमें ज़्यादा पानी लग रहा है हमको, और जबकि पानी दोनों में बराबर है। तो बच्चों में संरक्षण का अभाव होता है इस स्टेज पे, ठीक है। उनको कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है कि दोनों में पानी बराबर है, ठीक है, ये कमी होती है। हाँ, इसी पानी को दोबारा इन गिलासों में करने को कह दें तो बच्चे की समझ में नहीं आएगी, वो ये इसमें आ जाएगा अपटर, ये अपरिवर्तनीयता में। बच्चा इर्रिवर्सिबल मतलब चीज को वापस वैसे ही करना, वो इस स्टेज में नहीं होती। संरक्षण का अभाव भी होता है, अपरिवर्तनीयता ये भी होती है बच्चे में, ये भी समझ नहीं होती बच्चे को, ठीक है। मूल आकृति में परिवर्तन से पुरानी चीज भूल जाते हैं, ये था संरक्षण का अभाव। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में क्या क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, बच्चे जो हैं शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, ये पूछा जाता है। खिलौने की आयु, ये भी पूर्व क्रियात्मक में आएगा। भाषा का विकास होने लगता है, ये भी पूर्व क्रियात्मक में आएगा। वस्तु स्थायित्व विकसित होने लगता है, जीववाद, अनुकरणशीलता, अहमवादी, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता, तर्क शक्ति का अभाव, रटने की प्रवृत्ति और अपरिवर्तनीयता, संरक्षण का अभाव, ये सारे कॉन्सेप्ट जितने थे पूर्व क्रियात्मक अवस्था में आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। टाइम पीरियड 2 से 7 साल है इसका। अब तीसरी स्टेज पर आ गए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 साल के बीच में, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, चिंतन व तर्क शुरू कर देता है, मतलब किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देगा, तर्क देना शुरू कर देगा, चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। तर्क का मतलब आपसे कहेगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, हमारे टीचर ने ऐसे बताया था, ऐसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो चिंतन करता है, तर्क करने लगता है। इस स्टेज में बच्चा दिन, तारीख, महीना बताने योग्य हो जाता है, आपको बता देगा आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना, कौन सी तारीख, सारा कुछ बता देगा। तो कैलेंडर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अनुपात में अंतर बता देगा, आकार, भार, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता मैंने बताई थी, छोटे से बड़े को सीक्वेंस में, बड़े से छोटे का सीक्वेंस बता देगा, वही क्रमबद्धता है। गणित का प्रारंभिक ज्ञान आ जाता है बच्चे में, गिनती सीख लेता है, थोड़े थोड़े ये माइनस प्लस, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज का जो मैथ है वो सीखने लगता है बच्चा। नंबर सिस्टम सीखता है, सीरीज आ जाती है उसके पास, क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप, ये सारे कॉन्सेप्ट मैथ के क्लियर हो जाते हैं। मैथ के जो एक कॉन्सेप्ट आएंगे ये किसमें आएगा, मूर्त संक्रियात्मक में। मूर्त चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मूर्त चिंतन होते हैं कि किसी चीज का भारी भारी ज्ञान होना, ठीक है। बार बार ज्ञान करने का मतलब, आपने महात्मा गांधी की फोटो दिखा दी बच्चों को तो बच्चे कह देंगे ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, और वो सोचेंगे उनको पूरा ज्ञान है, बार बार की एक दो चीज उनको बता देंगे। बट अमूर्त चिंतन में क्या होता है कि बच्चा समझदार हो जाता है, वो उसके अंदर तक जाता है कि इन्होंने ये, इनको महात्मा को पिता क्यों कहते हैं, हमारे देश का पिता क्यों कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था, उनके सारे अंदरूनी ज्ञान को लेगा बच्चा। वो होता अमूर्त चिंतन, उसका पूरा ज्ञान लेना, ठीक है। तो कोई मूर्ति दिखा दी बच्चे को, उसका बार बार देख के बता देंगे ये तो कृष्ण जी की मूर्ति है, ये तो ऐसे थे वैसे थे। अमूर्त में बच्चा बताएगा कि ये ऐसे थे, इन्होंने उस टाइम वो काम किया था, उनके अंदर ये गुण थे, ये कमियां थी, वो सारा कुछ बता देगा। तो मूर्त चिंतन में बच्चा भारी भारी चिंतन करता है, ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं होती। तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या क्या है, 7 से 10 साल, 11 साल का पीरियड है इसका। चिंतन व तर्क शुरू कर देता है, डेट, तारीख, महीना, ये सब कुछ बताने लगता है। अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रमबद्ध, नंबर सिस्टम, सीरीज, क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों में मैथ में महारत हासिल करने लगता है बच्चा, शुरू कर देता है। मूर्त चिंतन का प्रयोग करना शुरू कर देता है। मूर्त चिंतन मैंने आपको बताया है कि बाहरी ज्ञान की सिर्फ बाहर बाहर का ज्ञान। अब आता है हमारा औपचारिक, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 11 से 18 के बीच में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये। इसमें बच्चे मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। इसमें बच्चा मतलब महात्मा गांधी की अंदर तक नॉलेज ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर तक चिंतन करने लगते हैं। दूसरा, कल्पना शक्ति उनकी विकसित हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर सोचने लगेंगे, वो ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा। स्मरण शक्ति, मनन शक्ति आदि विकसित हो जाती है। स्मरण शक्ति क्या है, हमारा मेंटल लेवल, ठीक है, हमारा बौद्धिक विकास उनका विकसित होने लगता है। कार्य को करने का कारण व अंतर,
बच्चा कोई भी काम कर रहा, हम ऐसे क्यों करते हैं, इसमें ऐसे करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उस काम को करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस चीज़ की समझ हो जाती है बच्चे। तार्किक चिंतन की अवस्था, मानसिक योग्यताओं का विकास, मेंटली तो स्ट्रांग हो जाता है बच्चा, उसका मानसिक विकास होने लगता है। दूसरा, वो तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क भी दे देगा आपको, कोई बात बता देगा, नहीं ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ठीक है। माँ बाप को सिखाने लगता है बच्चा, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, ऐसे करिए आप, तो तार्किक चिंतन करने लगता है। परिकल्पनात्मक चिंतन, परिकल्पनाओं में खोया रहता है बच्चा, इस स्टेज में किशोर अवस्था में आ जाता है। टाइम पीरियड आप देख रहे होंगे 11 से 18 के बीच में, तो बच्चा परिकल्पनाओं में खोया रहता है मैक्सिमम। तो ये हो गई भाई हमारी चारों स्टेज। इन चारों स्टेजों में से ही क्वेश्चन बनते हैं कि किस स्टेज में क्या पूछा है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बड़े ढूंढ कर निकाले हैं, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं कि वस्तुस्थिति कौन से में शुरू हुआ, कहाँ विकसित हुआ, जीववाद कहाँ पाया जाता है, केंद्रीयता का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है, संरक्षण का अभाव कहाँ पाया जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, सारे के सारे हैं, कितने भी शिफ्ट में कितने भी क्वेश्चन आ जाओ, एक नंबर नहीं कटेगा इसमें से। अच्छा, तो हमारे जो पियाजे जो थे वो थे संज्ञानात्मक विकास के लिए और विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए। अच्छा, इन्होंने नैतिकता पे भी काम किया है, ठीक है। जबकि नैतिकता के लिए जाने जाते हैं कोहलबर्ग, मेन काम उन्होंने किया है नैतिकता के ऊपर, इनका था संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास, फ्रायड जाने जाते हैं मनोलैंगिक विकास के लिए। तो इनका जो नैतिकता में क्या था ये भी देख लेते हैं। भाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ते हैं, एक तरफ से क्यों छोड़े एक भी चीज। नैतिक यथार्थता, एनोमनी स्टेज, ठीक है। इसमें 1 से 5 साल के बच्चों को लिया इन्होंने कहा कि बच्चा कानून रहित होता है, अनैतिक होता है, उसमें कोई नैतिकता नहीं होती, बच्चा अनैतिक होता है, कोई भी उसमें नैतिकता नहीं होता, कानून रहित होता है। इसमें बच्चा सिर्फ इच्छा करता है, उसे विचार नहीं करता किसी चीज पे कि कैसे होगा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इच्छा करती है, मुझे चाहिए तो चाहिए, रटने वाली जिद बना ये होती है इस स्टेज में। नैतिक यथार्थ ये फर्स्ट स्टेज है, 1 से 5 के बीच में है, कानून रहित है, अनैतिक होता बच्चा, इसमें कोई नैतिकता नहीं होती। दूसरी स्टेज नैतिक समानता, हेटेरोनॉमी स्टेज, इसमें 5 से 13 साल का जो टाइम दिया गया, इसमें बच्चे में अनुशासन आने लगता है। अभी 5 से 13 साल का बच्चा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, माँ बाप की भी बात सुननी, उसको यार दोस्तों की भी सुननी, ठीक है, कोई रिलेटिव आ जाए उनकी भी बात सुननी, तो बच्चा अनुशासन में आ जाता है। अनुशासन में आने का उनका तात्पर्य दंड या पुरस्कार से है, ठीक, ये चीज याद रखना। इस स्टेज में बच्चे जो ये काम अनुशासन में रहता है उसके 2 कारण है, दंड या पुरस्कार। या तो उसे पता है कि भाई हमने गलत काम किया तो दंड मिलेगा, अच्छा काम कर दिया तो पुरस्कार मिलेगा, तो वो थोड़ा अनुशासन में आ जाता है इस वजह से। तीसरा है नैतिक सापेक्षता, एटोनॉमी स्टेज, 13 से 18 टाइम का पीरियड है इसका। किशोर अवस्था आ जाती है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, इस स्टेज में बच्चा आध्यात्मिकता की ओर रुझान करने लगता है। नैतिकता आ जाती है इस स्टेज में, पहले में अनैतिक है, लास्ट वाले में नैतिक है, ठीक है। और एक लाइन ये पूछी जाती है क्वेश्चन में कि नैतिकता में साक्षात्कार पर ज्यादा जोर दिया, जो पियाजे ने जो नैतिकता पे काम किया उसमें किस चीज पे ज्यादा बल दिया, तो इंटरव्यू साक्षात्कार पे उन्होंने ज्यादा बल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा, अब देखो इनकी जो जो थॉट्स हैं हमने पहले उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, बच्चे अपनी समझ का प्रयोग स्वयं करते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था जीन पियाजे ने, अपनी जो समझ का प्रयोग करते हैं बच्चे स्वयं करते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक पे ज्यादा जोर नहीं देते बच्चे, खोज विधि पे ज्यादा जोर देते हैं, ये भी इनका ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक हरलोक महोदय जी हैं, उन्होंने क्या कहा था हरलोक जी ने कि अपीलिंग एज बोली थी उनको, प्राइमरी एज 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है उससे उन्होंने अपीलिंग एज बोली थी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो हमने इनके सारे कॉन्सेप्ट ले लिए, इनमें से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक, यही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आपने एक बार वीडियो देख ली, दोबारा से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने यार दोस्तों को वीडियो बांट देना, वो भी एक दूसरे को सब्सक्राइब करा देंगे। इतनी मेहनत कर करके आपके लिए कंटेंट लाता हूँ ढूंढ के, प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं। थैंक यू।